हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में दो कंट्रीज को एज अ केस स्टडी किया था, जहां एक तरफ था बेल्जियम और दूसरी तरफ था श्रीलंका। दोनों ही कंट्रीज में कल्चरल डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब श्रीलंका ने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को डील किया विद द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। अब ये मेजॉरिटेरियनिज्म बेसिकली आम भाषा में हम बोलें तो मेजॉरिटी रूल होता है, यानी जो मेजॉरिटी कहेगी वही होगा। अब श्रीलंका ने अपनी मेजॉरिटी को डील करने के लिए अपनी माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट किया, जिसके चलते उसे सिविल वॉर देखने को मिली, जिसमें दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप के हजारों लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे में बेल्जियम ने क्या किया होगा, तो आइए आज के सेशन में हम बात करते हैं बेल्जियम के मॉडल ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। अब ये मॉडल ऑफ अकोमोडेशन क्या था उसको समझने से पहले एक नजर डालते हैं यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन पे। एथनिक कॉम्पोजिशन बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, क्योंकि 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है। दूसरी तरफ 40% पॉपुलेशन वेलोनिया रीजन में रहती है और ये फ्रेंच भाषा बोलती है। 1% पॉपुलेशन है जो जर्मन स्पीकर है। इसके अलावा इसका ठीक ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है ब्राजील्स में। ब्राजील्स में यहाँ की कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि 80% पॉपुलेशन फ्रेंच भाषा बोलती है, जबकि 20% पॉपुलेशन सिर्फ डच भाषा का इस्तेमाल करती है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे एस्केलेट हो रही थी, तो यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर आया बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। इस मॉडल में तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया यहाँ की डाइवर्सिटी को। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए और बाद में ये मॉडल सबसे ज्यादा इनोवेटिव और यूनिक मॉडल बनकर सामने आता है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियन लीडर्स की, जिन्होंने सबसे पहले इस पाथ को ब्रेक किया, एक नया पाथ चूज करा अपनी कंट्री के लिए। और इसके लिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया यहाँ पर रह रहे सभी रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो कि उनकी कंट्री में थी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। ये अमेंडमेंट 1970 से 1993 के बीच में किए गए। ये कुल 4 अमेंडमेंट थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आसानी से पीसफुली अपनी कंट्री में रह पाए। अब इसकी वजह से इस मॉडल को बहुत यूनिक माना गया, क्योंकि ये मॉडल बाकियों से बिल्कुल अलग था और इसीलिए इसे एक इनोवेटिव अप्रोच माना गया। अब ये इनोवेटिव अप्रोच आखिर थी क्या, उसको धीरे धीरे हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर 1 की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता था। इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि जो मिनिस्टर्स की संख्या होगी, फिर वो चाहे डच हो या फ्रेंच स्पीकर, उनकी बराबर रहेगी, जिसका फायदा ये होगा कि कोई भी यूनिलेटरली अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर थोप नहीं पाएगा। दोनों का नंबर इक्वल रहने से कहीं ना कहीं दोनों को म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा। सेकंड अमेंडमेंट डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, जिससे कि स्टेट अपना काम और स्मूथली और बढ़िया तरीके से कर पाए। अब इसमें एक चीज और मजेदार थी कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगी स्टेट गवर्नमेंट पे। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही ज्यूरिडिक्शन के एरियाज को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से फंक्शनिंग और स्मूथ हो जाएगी। थर्ड अमेंडमेंट बात करता है ब्राजील को अपनी अलग सरकार देने के लिए। अब इसके लिए मैं आपको कहीं ना कहीं दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से चलाई जाती है, पर फिर भी दिल्ली को अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई 1992 में। अब इसी तरीके से ब्राजील को भी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट दी गई, जहां पर फिर दोबारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राजील के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 80% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग थी। अब कहीं ना कहीं डच के साथ ये पावर कैसे शेयर की जाएगी, तो यहाँ पर आपको याद होगा अमेंडमेंट 1 में हमने बात की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की। तो सेंट्रल लेवल पे डच ने कहीं ना कहीं फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो यहाँ पर फ्रेंच ने डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया और इसका फायदा दोनों को मिला। कहीं ना कहीं ब्राजील के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन का जो काम था वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर गया। इसके बाद आती है 4th अमेंडमेंट और 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट की, जहां पर तीसरा लेवल क्रिएट किया गया। अब आप सोचोगे तीसरा लेवल आखिरकार है क्या, ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। हर एक कम्युनिटी की अपनी अलग एक सरकार होगी, जिसमें साफ साफ तौर पे बताया गया कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी जैसे डच अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, फ्रेंच अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी और जर्मन अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, फिर वो चाहे देश में कहीं पे भी रहते हों। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि कल्चर, एजुकेशन
और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखा जाए, फिर वो नागरिक चाहे देश में कहीं पे भी रहते हों। अब ये मॉडल कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है? और वाकई में ये मॉडल था भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इवन यहाँ के लोगों के लिए भी ये मॉडल बहुत ज्यादा समझना आसान नहीं था। अब ये अरेंजमेंट इतना अच्छा निकल कर आया कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिविल वॉर अवॉइड की जा सकी, और साथ ही साथ ये दोनों मेजर कम्युनिटीज एक साथ बड़े पीसफुली अकोमोडेट हो पाई। जहां एक तरफ दुनिया को लग रहा था कि शायद बेल्जियम के दो टुकड़े हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये मॉडल वाकई में बड़ा अमेजिंग था, और इसी वजह से जब यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर बनाने की बात आई तो ब्राजील को चुना गया यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए। अब हमारी लर्निंग्स क्या हैं? हमने बेल्जियम को भी देखा और श्रीलंका को भी देखा। हमने यहाँ से क्या सीखा? दोनों ही केसेस में दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेटिक थी। अब दोनों ने ही डील किया विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, इसको एक एक करके समझते हैं। बेल्जियम की बात करें तो यहाँ के लीडर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी यहाँ की यूनिटी। अब यूनिटी को बरकरार रखने के लिए दे रिस्पेक्ट द फीलिंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई, और ये म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट सामने आता है जहां क्लियरली पावर शेयरिंग दिखाई दे रही है। जबकि इसके कंट्रास्ट में अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में मेजॉरिटी रूल देखने को मिला, और ये मेजॉरिटी कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस को जबरदस्ती दूसरों पे थोपा, और साथ ही साथ पावर को कभी भी शेयर नहीं करा, जिसकी वजह से हमने श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर देखी, और कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो यूनिटी थी वो अंडरमाइन होती हुई हमें दिखाई देती है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है दैट यू रीड and compare the different ways in which the Belgium and Sri Lanka have dealt with the problem of cultural diversity. इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। Till then, keep learning and keep smiling.